वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश इन हिंदी। आज का हम लोगों का लेसन क्लास 12 का पोएम है द पोइट्री ऑफ अर्थ बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स was an English poet prominent in the second generation of romantic poets with Lord Byron and Percy Bysshe Shelley। जॉन कीट्स एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पोएट थे, सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट थे। उनके सह कवि लॉर्ड बायरन एंड पर्सी बाइशी शेली थे। ही इज नोन फॉर हिज विविड इमेजरी विच आर नोटेड इन देयर सेंसुअल अपील। वो प्रसिद्ध हैं अपने सजीव और सुस्पष्ट इमेजेस के बारे में, चित्र के बारे में, जो उनके सेंसुअस अपील को यानी कि मन या शरीर की इंद्रिय जन्य आनंद देने वाले प्रबल अनुरोध हुआ। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 में मूर गेट लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1821 रोम इटली में हुआ। उनके फेमस वर्क्स हैं ओड टू ए नाइटिंगेल, हाइपेरियन एंड इजाबेला। द पोइट्री ऑफ अर्थ की एनालिसिस किया जाए। लिटरली स्पीकिंग, द पोइट्री ऑफ अर्थ इंडिकेट्स द वेरियस साउंड्स फाउंड इन द नेचुरल वर्ल्ड, be it the call of birds or bees or insects. These natural sounds are the voices of nature. This is how nature communicates with us. The poetry of earth is then the language of the earth. यानी कि कह रहे हैं कि अगर हम लोग स्पष्ट कहें तो पोइट्री ऑफ द अर्थ ये संकेत करता है कि नेचुरल वर्ल्ड में कितने प्रकार के साउंड्स हैं, चाहे वो पक्षियों की पुकार हो, जानवरों की पुकार हो या कीड़े मकोड़ों की पुकार हो। ये नेचुरल साउंड्स ही प्रकृति के स्वर हैं। इसी तरह से प्रकृति हम लोगों के साथ वार्तालाप करता है, कम्युनिकेट करता है। तो यूँ कहा जाए द पोइट्री ऑफ अर्थ लैंग्वेज ऑफ अर्थ हो जाता है। द पोएम इज डिस्क्रिप्टिव ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स नेचुरल ब्यूटी। पोएम डिस्क्राइब कर रहा है भौतिक दुनिया को और उसके प्राकृतिक सौंदर्य को। द पोएम इज अ सोनेट इन विच द सॉन्ग ऑफ द ग्रास हॉपर इज एम्बॉडीड इन द ऑक्टेव एंड दैट ऑफ द क्रिकेट इज पोर्ट्रेड इन द सेस्टेट। यह पोएम एक सोनेट है, यानी कि 14 लाइन्स की कविता है, जिसमें सॉन्ग ऑफ द ग्रास हॉपर जो है वह ऑक्टेव में पहले 8 पंक्तियों में बताया गया है एंड दैट ऑफ द क्रिकेट, क्रिकेट के गीत को वह सेस्टेट यानी कि अंतिम 6 पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है। ऑक्टेव की शुरुआती लाइन है द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड। कवि बताना चाह रहा है कि पृथ्वी की कविता अमर है, वह कभी मरती नहीं है। When all the birds are faint with the hot sun, दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं कि जब सारी पक्षियां सूरज की गर्मी से बेहोश होने लगती हैं, उन्हें अब हाइड इन द कूलिंग ट्रीज, वो कूलिंग ट्रीज में मतलब छायादार वृक्ष में ये सूरज की गर्मी से बेहोश होती पक्षियां छुपती हैं, राहत लेती हैं। ए वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मून बीड। ये जो नेक्स्ट पंक्तियां हैं इसमें बता रहा है कि जब सूरज की गर्मी से पक्षियां एकदम परेशान हो जाती हैं, वो पेड़ों की छाँव में, शीतल छाँव में आश्रय लेती हैं, उस समय एक आवाज़ जो झाड़ी से झाड़ी में गुजर रही है, इस न्यू मून मीड में, मून करने का मतलब, मो करने का मतलब होता है बड़ी बड़ी घासों को छांटना। तो ये नया नया छांटा हुआ जो मेडो है, जो घास का मैदान है, इस मैदान में एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी पर क्या होता है? दैट इज द ग्रास हॉपर, ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन। अब यहाँ पर कोई पोएट हम लोगों को बता रहा है कि जब ऐसी भीषण गर्मी होती है, ऐसा लगता है कि सब पक्षी जो हैं वो आश्रय ले रहे हैं, वो गीत नहीं गा रहे हैं, ऐसे समय में
हेज से हेज इस न्यू मोर्न मीड में ग्रास हॉपर, जिसको हम लोग राम जी का घोड़ा भी कहते हैं, ये राम जी का घोड़ा या ग्रास हॉपर जो है वह लीड लेता है, वो आगे बढ़ता है इस समर में लग्जरी की तरह ही हैज़ नेवर डन। वह कभी पूरा नहीं कर पाता है वह समर की लग्जरी को। विद हिज डिलाइट्स फॉर व्हेन टायर्ड विद फन, उसका डिलाइट है, उसकी खुशी है, वो नाच रहा है खुशी के मारे। और जब वह इस आनंद से, अब इस खुशी से जब वो टायर्ड आउट हो जाता है, वो थक जाता है, ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड, वह रेस्ट करता है एट ईज, आराम से, किसी भी आनंददायक वीड में, यानी कि पत्तों में। वीड होता है जो घास बिना उगाए उगती है, उसको वीड कहा जाता है। तो उस प्लेजेंट वीड में यह ग्रास हॉपर रेस्ट करता है, आराम करता है। तो इस तरह से हम लोगों का पहला स्टैंजा जो ऑक्टेट है वह कंप्लीट होता है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जब सूरज की गर्मी होती है, यानी कि जब मौसम बहुत ही भीषण होता है, जब पक्षियां अपना गीत गाना बंद कर देती हैं, नहीं गा पाती हैं उस गर्मी में, उस समय में भी प्रकृति के गीत सुनाई देते हैं इस ग्रास हॉपर के माध्यम से। सेकेंड स्टैंजा स्टार्ट होता है, द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज सीजिंग नेवर, मतलब कवि यहाँ पर उसी लाइन को दोहरा रहा है कि प्रकृति में उसकी कविता कभी समाप्त नहीं होती है, कैसा भी मौसम हो वो बदलता रहेगा, उसके गीत गाने वाले तत्व भी बदलते रहेंगे। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, सीज करने का मतलब स्टॉप करना होता है, वह कभी स्टॉप नहीं होती है। On a lone winter evening when the frost has wrought a silence from the stove that shrills, बता रहे हैं कि एक लोन जो हो वो अलोन के लिए बोला जा रहा है, अकेला विंटर इवनिंग है जहाँ पे बर्फ और ओला सब जगह शांत कर दिया, ऐसा लग रहा है कि आपको आवाज़ नहीं आ रहा है। तो फिर स्टोव से एक चिल्लाने की एक श्रिल आवाज़, एक तेज आवाज़ आती है। स्टोव का मतलब क्या हुआ, यहाँ जहाँ ठंडे प्रदेश है उस जगह पे घरों में आग जलाई जाती है गर्मी के लिए। तो इस स्टोव से, इस गर्मी के पास से एक श्रिल आवाज़ आ रही है, द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। और ये आवाज़ किसकी आ रही है, क्रिकेट की, झिंगुर की। ये झिंगुर का जो आवाज़ है वह एक गर्माहट पैदा कर रहा है उस ठंडे मौसम में भी। इसकी आवाज़, इसके गीत जो हैं वह हमें गर्माहट देते हैं। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस लॉस्ट, और एक व्यक्ति जो इस ठंडे मौसम में झपकी ले रहा हो, उसे क्या लगता है इस झुंझुर की आवाज़ को सुनकर। द ग्रास हॉपर्स अमॉन्ग ग्रासी हिल, उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ग्रास हॉपर किसी ग्रासी हिल में, किसी घास के पहाड़ में वह गीत को गा रहा हो। यानी कि कवि यहाँ बताने का कोशिश कर रहा है कि भीषण ठंडी हो, उसमें भी क्रिकेट की आवाज़ सुनाई देती है, और उस स्टोव के वार्मथ में कोई अगर झपकी ले रहा हो तो उसकी आवाज़ को भ्रमित होकर ऐसा उससे प्रतीत होता है कि कोई ग्रास हॉपर किसी ग्रासी हिल में गा रहा हो। यानी कि पोएट यहाँ कंप्लीट कर रहा है कि कभी भी मौसम कोई भी हो, भीषण गर्मी हो, भीषण ठंडा हो, ये एक्सट्रीम मोशंस, ये एक्सट्रीम क्लाइमेट है। इस एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी जब सब कुछ लगता है कि एकदम शांत हो गया है, कहीं से कुछ आने की आवाज़ नहीं हो रही है, उस समय भी एक ग्रास हॉपर या एक क्रिकेट स्टोरी ऑफ द अर्थ, पोइट्री ऑफ द अर्थ को कंप्लीट करता है। द सोनेट इज़ इनहेरेंटली अ रोमांटिक पोएट, ये जो सोनेट है द पोइट्री ऑफ अर्थ, ये पूर्णतः एक रोमांटिक पोएम है। द क्रिएटिव एनर्जीज इन द पोएम आर स्प्रेड लाइक डेंस फॉलिएज, यहाँ पर जो रचनात्मक ऊर्जा है कविता का वो ऐसे फैला हुआ है जैसे कोई घना वनस्पति हो। ईच लाइन रिवर्बरेट्स विद द साउंड ऑफ नेचर दैट बर्थ फोर्थ इन कीट्स पोएम, प्रत्येक लाइन जो है वो गूंजता है प्रकृति के साउंड से, जो प्राय कीट्स के कविताओं में उभरता है।
This poem is above all a repository of the calls of nature, the voice of the grasshopper, of the cricket, and the songs of the birds. ये धरोहर है प्रकृति के उन आवाज़ों को। कौन कौन सी आवाज़? द वॉइस ऑफ द ग्रास हॉपर, उस ग्रास हॉपर की आवाज़ को, क्रिकेट की आवाज़ को और उन पक्षियों की आवाज़ को। The poem also encompasses two extreme climates, the extremely hot and the extremely cold. यहाँ पर पोएम की जो परिधि है वह दो भीषण एक्सट्रीम छोर वाले क्लाइमेट्स की है। एक्सट्रीमली हॉट भी है एंड एक्सट्रीम कोल्ड भी है। समर एंड विंटर आर एक्सप्रेस्ड एज टू अनबियरेबल एंटिटीज। समर और विंटर को ऐसे एक्सप्रेस किया गया है जैसे वह असहनीय हो। ईच एन इम्पोजिंग स्ट्रॉन्ग फिगर दैट हैज़ टू बी फॉट विद। और ये एक हावी होने वाले फिगर हैं जिन्हें हमें लड़ना पड़ेगा। तो कवि हम लोगों को यह प्रेरणा देता है कि चाहे कैसा भी अनबियरेबल सिचुएशन क्यों ना हो, हम लोग उसमें से कोई ना कोई गीत जरूर सुन सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज़ क्लास। आशा करते हैं कि यह पोएम तुम लोगों को समझ में आ गया हो, रोचक लगा हो। सचमुच अगर आनंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वंस अगेन।